हाँ जी। तो कल की क्लास में बात कर रहे थे एनालॉग सर्किट के टॉपिक में सेमीकंडक्टर फिजिक्स की या सेमीकंडक्टर की बात कर रहे थे। एनालॉग सर्किट और एनालॉग सर्किट में बात कर रहे थे किसकी? सेमीकंडक्टर की बात कर रहे थे। सेमीकंडक्टर की एक क्लास हो चुकी है, दूसरी क्लास सेमीकंडक्टर सेकंड क्लास। मैंने आपको कल की क्लास में बताया था, सभी को गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग जो भी है। हाँ जी भाई, वॉल्यूम तेज करें थोड़ा। वॉल्यूम कम है क्या? मेरे हिसाब से वॉल्यूम काफी है। एक बार देख लीजिए वॉल्यूम कम है क्या। कम तो नहीं होना चाहिए भाई। हेलो हेलो, कम है वॉल्यूम। नरेंद्र जी माइक दूसरा दो भाई। हेलो, ठीक है। वॉल्यूम कम है क्या, चेक करो। हाँ जी, सही है। एफएम की तरह आ रही है? ऐसा तो नहीं होना चाहिए भाई। यहां से तो सही है। सही है। हाँ जी, करें, शुरू करें। हेलो हेलो भाई, कोई इश्यू तो बता देना ना, बाद में देख लेंगे। एनालॉग सर्किट का हम बात कर रहे थे और एनालॉग सर्किट में मैंने सेमीकंडक्टर शुरू किया था। सेमीकंडक्टर में मैंने सबसे पहले पदार्थ के अणु और परमाणु के बारे में बताया। अणु और परमाणु के बारे में बताने के पश्चात हम लोगों ने बात की थी ऊर्जा बैंड की। ऊर्जा बैंड में संयोजी बैंड, चालन बैंड, वर्धित ऊर्जा अंतराल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। संयोजी बैंड, चालन बैंड और वर्धित ऊर्जा अंतराल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। और उसके बाद मैंने चालक, अर्धचालक और कुचालक के बारे में बेसिक बताया। आज की जो हमारी क्लास होगी इसमें अर्धचालक डीपली पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि सेमीकंडक्टर को हिंदी में क्या कहते हैं? अर्धचालक। टॉपिक अर्धचालक ही था। कल तक तो इसकी रूपरेखा तैयार की गई थी कि हमें अर्धचालक पढ़ना, उसके साथ की चीजों को देखा था। आज अर्धचालक के बारे में बात करेंगे। अर्धचालक, सेमीकंडक्टर। कल मैंने अर्धचालक के बारे में कुछ बेसिक जानकारी आपको दी थी। हाँ जी, अर्धचालक के बारे में बेसिक जानकारी दी थी आपको। अर्धचालक की चालकता जो है चालकों से कम होती है, कुचालकों से अधिक होती है। ठीक है। उसके बाद इनका वर्धित ऊर्जा अंतराल 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। ऐसी कुछ जानकारी मैंने आपको कल दी थी। तात्विक अर्धचालक, यौगिक अर्धचालक के बारे में बताया था। ये जो अर्धचालक होते हैं इनको दो भागों में बांटा जा सकता है। एक तो होते हैं नेज अर्धचालक। कौन से? नेज अर्धचालक। हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक तो होते हैं नेज अर्धचालक, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। शुद्ध अर्धचालक भी कह सकते हैं इन्हें। क्या कह सकते हैं? शुद्ध, प्योर सेमीकंडक्टर के नाम से भी जान सकते हैं इन्हें। दूसरा होते हैं अपदैर्घ्य अर्धचालक। अपदैर्घ्य अर्धचालक कहते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर।
अपदैर्घ्य अर्धचालक को क्या कहते हैं? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो दो प्रकार के अर्धचालक होते हैं, एक तो नेज अर्धचालक, दूसरा अपदैर्घ्य अर्धचालक। हाँ जी, जो लाइव वाले बच्चे हैं, वॉइस और वीडियो क्लियर है ना? बता दीजिएगा ना। सबसे पहले बात करते हैं किसकी? नेज अर्धचालक की। नाम नोट हो गए होंगे। नेज और अपदैर्घ्य दो प्रकार के अर्धचालक होते हैं। अपदैर्घ्य क्या होगा सारा डिटेल से देखेंगे। पहले बात करते हैं किसकी? नेज अर्धचालक की बात करते हैं। तो पहला पॉइंट है नेज अर्धचालक। नेज अर्धचालक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। नेज अर्धचालक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ये शुद्ध अर्धचालक होते हैं। क्या होते हैं? शुद्ध अर्धचालक। शुद्ध मतलब इनमें किसी प्रकार की कोई अशुद्धि मिली हुई नहीं होती, प्योर फॉर्म में होती। ये शुद्ध अर्धचालक होते हैं। इनके बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। और 4 इलेक्ट्रॉन वाले को क्या बोलते हैं? ट्राई, टेट्रा और पेंटा। तो क्या बोलेंगे? टेट्रावेलेंट के नाम से जाना जाता है। क्या? टेट्रावेलेंट के नाम से जाना जाता है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि ये कौन से आवर्त सारणी के कौन से ग्रुप में पाए जाते हैं? आवर्त सारणी के 14वें ग्रुप में पाए जाते हैं। तो 3 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। कुछ भाई और जगह खोए हुए हैं, एक्टिव मोड में आ जाओ, मजा आ जाए पढ़ने में। टॉपिक बहुत ही अच्छा है, बस पढ़ने वाला चाहिए। और आपने देखा होगा कि अगर बच्चा पढ़ने वाला है तो टीचर को पढ़ाना ही पड़ता है, ऑटोमेटिक अच्छा पढ़ाना पड़ता है अगर बच्चा पढ़ने वाला हो तो। थोड़ा सा एक्टिव मोड में, तो ये मुझे जो एनर्जी मिलती है बच्चों से मिलती है। ठीक है, तो नेज अर्धचालक की बात करें तो ये शुद्ध चतुस्संयोजी परमाणु होते हैं। शुद्ध होते हैं, पहली बात तो ये शुद्ध चतुस्संयोजी परमाणु होते हैं। जो नेज अर्धचालक है वो क्या होंगे? शुद्ध होंगे और चतुस्संयोजी परमाणु होंगे। और चतुस्संयोजी परमाणु को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहा जाता है टेट्रावेलेंट। वेलेंट। टेट्रावेलेंट चतुस्संयोजी का मतलब है इनके बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4। ऐसा कह सकते हैं टेट्रावेलेंट है, इनके बाह्यतम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनके बाह्यतम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनके बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। भाई टेट्रावेलेंट चतुस्संयोजी बोलने का मतलब है क्या? बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4। ठीक है, और ये आवर्त सारणी के कौन से ग्रुप में पाए जाएंगे? आपको थोड़ी बहुत सामान्य विज्ञान की जानकारी होगी, ग्रुप और आवर्त जानते होंगे। जो स्तंभ होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? ग्रुप। और जो पंक्तियां होती है उन्हें क्या बोलते हैं? आवर्त बोला जाता है आवर्त सारणी में। तो अपने पास ये जो शुद्ध नेज अर्धचालक है ये कहां पाए जाते हैं? ये आवर्त सारणी के आवर्त सारणी के 14वें ग्रुप में पाए जाते हैं। ग्रुप में पाए जाते हैं। ये आवर्त सारणी के कौन से ग्रुप में पाए जाते हैं? 14वें ग्रुप में पाए जाते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया। अब एक चीज बता दो, मैं याद रख लेना हमेशा, 13वें ग्रुप का पहला अक्षर जो ढाई का अक्षर है 3। 3 का मतलब बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन? 3। 14वें ग्रुप का 4, बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन? 4। 15वें ग्रुप का 5,
बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन? 5। 16वें ग्रुप का 6, बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन? 6। समझ में आ रहा है पूरा? जिसका जो लास्ट वाला आंसर देख लिया करो उतने इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्ष में होंगे। और इसके अलावा बात करें तो इनका वर्जित ऊर्जा अंतराल तो आपको पता ही है। वर्जित ऊर्जा अंतराल क्या होगा? वर्जित ऊर्जा अंतराल, वर्जित ऊर्जा अंतराल होगा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम। वर्जित ऊर्जा अंतराल इन पदार्थों का जो मेज अर्धचालक होंगे या अपद्रव्य होंगे, सभी का ही होता है वैसे तो, लेकिन यहां मेज की बात कर रहे हैं, तो इनका वर्जित ऊर्जा अंतराल क्या होगा? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या होगा? कम होगा। पॉइंट क्लियर? अरे क्लियर है? आगे चलें। अब मैंने कहा ये 14वें ग्रुप में पाए जाते हैं, मैं सीधा का सीधा आपको 14वें ग्रुप में लेके चलता हूं। तो 14वें ग्रुप में है कौन कौन, सबके बारे में बात करते हैं और एक टेबल की फॉर्म में। सबसे पहले तो मैं 14वें ग्रुप के जितने सदस्य हैं उनका परमाणु क्रमांक लिखूंगा। सबसे पहले परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक लिखने के बाद परमाणु क्रमांक लिखने के बाद उनका नाम, नाम के बाद में उनमें कितने इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या के बाद उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बाद उनका वर्जित ऊर्जा अंतराल कितना होगा, और वर्जित ऊर्जा अंतराल के बाद उसमें हमें क्या टिप्पणी करनी है, क्या लिखना है, वो कंक्लूजन के रूप में लिखेंगे। तो इतनी सारी चीजों के बारे में बात करेंगे 14वें ग्रुप के सदस्यों की। सबसे पहले तो परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक, दूसरा पदार्थ, तीसरा इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या, चौथा बात करेंगे इलेक्ट्रॉन विन्यास, इलेक्ट्रॉन विन्यास शॉर्ट में लिखेंगे इसे, पांचवा बात करेंगे वर्जित ऊर्जा अंतराल, फॉरबिडन एनर्जी गैप, और छठवां हम कोई कंक्लूजन लिखना चाहे, कंक्लूजन टिप्पणी लिख देता हूं, चलो हिंदी में लिख देता हूं। कोई इसके बारे में टिप्पणी करना चाहे तो यहां लिखेंगे। सबसे पहले 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर पहुंचते हैं। कहां पहुंचते हैं? 6 नंबर के पास पहुंचती है। परमाणु क्रमांक 6, पदार्थ का नाम है कार्बन। परमाणु क्रमांक 6, पदार्थ का नाम क्या है? कार्बन। कार्बन में इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 6 परमाणु क्रमांक का कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6। पहले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? अधिकतम 2। दूसरे में कितने हो सकते हैं? 4। दूसरे में हो सकते हैं 4। और जब मैं इसका वर्जित ऊर्जा अंतराल देखता हूं 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा था अगर ये अर्धचालक है तो वर्जित ऊर्जा अंतराल क्या होगा? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम। और शुद्ध कार्बन का वर्जित ऊर्जा अंतराल क्या है? 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये अर्धचालक तो नहीं, ये अपवाद है। अपवाद क्या? ये अलग अलग इसके रूप होते हैं और सारे रूप, कोई चालक की तरह काम करता है, कोई कुचालक की तरह काम करता है, कोई अतिचालक की तरह काम करता है। मतलब इसके रूप का निर्धारण करना संभव नहीं है, तो ये अपवाद की कैटेगरी में है। इसको कुचालक भी मान लेते हैं, जब हीरे की बात करें तो कुचालक, लेकिन इसी का रूप ग्रेफाइट की बात करें तो विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, फुलरिन की बात करें तो सामान्य स्थिति में कुचालक और एक विशेष ताप पर वह अति चालक की तरह भी व्यवहार करते हैं। तो अलग अलग पदार्थ अलग अलग स्थिति में काम करते हैं, तो ये एक अपवाद की कैटेगरी में है। तो बताएगा मैंने ये हीरा, फुलरिन, ग्रेफाइट ये क्यों बोला है भाई? ये कार्बन ही है। ये क्या है? कार्बन के ही रूप है, हीरा, फुलरिन, ग्रेफाइट। दूसरा मैं बात करूं भाई, 6 के बाद में नंबर आता है क्या? 14। कितना?
14 नंबर। 14 नंबर पे कौन आता है? सिलिकॉन। और सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक 14 है। इलेक्ट्रॉन कितने? 14। पहले में 2, दूसरे में 4, सॉरी दूसरे में 8, तीसरे में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जब मैं 0 केल्विन पर इसका वर्धित ऊर्जा अंतराल देखता हूं तो आता है 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कहां पर? 0 केल्विन पर। और 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये कितने पर है? 300 केल्विन पर। 300 केल्विन पर वर्धित ऊर्जा अंतराल कितना होता है? 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और 0 केल्विन पर वर्धित ऊर्जा अंतराल कितना होता है? 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पॉइंट क्लियर है? और ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है, इसका मतलब ये आपके पास क्या है? नेज अर्धचालक है या नहीं है? नेज अर्धचालक है। उसके बाद में आगे चलता हूं तो आगे नंबर आता है 32। पदार्थ का नाम है जर्मेनियम। थोड़ा सा इनका सिंबल भी लिख देते हैं, SiC और Ge। जर्मेनियम में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 32। पहले कक्ष में कितने? 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18 और चौथे में 4। वर्धित ऊर्जा अंतराल की बात करें तो 0.78 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 0 केल्विन पर। 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने पर? 300 केल्विन। ये 300 केल्विन का मतलब होता है कमरे का ताप। कौन सा ताप है? 27 डिग्री सेल्सियस। और सामान्य कमरे का ताप कितना होता है? 27। मतलब अपने यहाँ तो देखो अलग बात है, कभी कम ज्यादा होता है, लेकिन जो बैंगलोर जैसी जगह है वहां पे एक नॉर्मल सा तापमान रहता है, न गर्मी न सर्दी, तो ये उसको कमरे का तापमान मानते हैं। उसके बाद ये भी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है, तो इसे भी क्या कहेंगे? नेज अर्धचालक बोला जाएगा। इसके बाद अगला चलते हैं तो अगला नंबर आता है 50। अगला चलते हैं, अगला नंबर आता है 50। और 50 का मतलब हो गया टिन। 50 का मतलब 300 केल्विन का मतलब है 27 डिग्री सेल्सियस, और यानी कि कमरे का तापमान। राहुल 300 केल्विन का मतलब 27 डिग्री सेल्सियस कमरे का तापमान। जो सामान्य तो मुझे पता रहता है, आपके दिमाग में क्वेश्चन क्या आएगा? 50 डिग्री, 50 है टिन। टिन का प्रतीक है Sn। और इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या कितनी? 50। इलेक्ट्रॉन विन्यास 2, 8, 8, 18, 18, 4। और इसका वर्धित ऊर्जा अंतराल होता है 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जब 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया तो ये अर्धचालक तो नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा भाई? चालक हो जाएगा। ठीक है। तो एक क्वेश्चन उन बच्चों के लिए जो श्री संकल्प में पहली बार पढ़ रहे हैं, मतलब कभी पहले क्लास नहीं ली है मेरी, तो मेरे से नहीं पढ़ा उनसे, है ना? ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन ये है, बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? और ऑप्शंस दे रखे हैं Tg, Tn, W, Sn। हाँ जी, कौन सा होगा भाई? बल्ब का फिलामेंट कौन सा होगा? Sn, Tg, W या Tn? W के पक्ष में कितने गए? बहुत ही बढ़िया, सही आंसर हो जाएगा W। ये पेपर में क्वेश्चन आया था और बहुत सारे बच्चे Tg लगा के आए थे, टंगस्टन। ये गलती आपको नहीं करनी है, W प्रतीक याद रखें सभी।
चलो बहुत ही बढ़िया, सबने आंसर दिया टंगस्टन। चलो साथ साथ ये बता दीजिए टंगस्टन का गलनांक कितना होता है, अप्रोक्सीमेट कितना, 3350, या कुछ बुक में आपको लगभग 3400 डिग्री सेल्सियस आपके पास क्या होता है, गलनांक होता है किसका, टंगस्टन का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों ध्यान दीजिएगा, बार बार पेपर में पूछे जाते हैं। कुछ पदार्थ मैं बता दूं आपको, पदार्थों के बारे में 4 या 5 पदार्थों के बारे में हर बच्चे को पढ़ना है। एक तो चांदी के बारे में, एक तांबे के बारे में, एक टंगस्टन के बारे में, एक मिश्र धातु में पढ़ना है, नाइक्रोम है, ठीक है, निकिल और क्रोमियम से बनी मिश्र धातु है, और इसके अलावा सोल्डर है। ये 2 आपको मिश्र धातु पढ़नी है। इसके अलावा प्रतिरोध किसके किसके माना जाता है, ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। हाँ जी, हो गया सभी का, क्लियर है। एच जी, मरकरी की बात कर रहे हो, हाँ जी, मरकरी एक ऐसा पदार्थ है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए मरकरी धातु है या अधातु है। डब्लू किसका प्रतीक है, इतनी देर इसी की बात कर रहे थे, डब्लू टंगस्टन का प्रतीक है राहुल, डब्लू टंगस्टन का प्रतीक है, बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बनता है और उसको डब्लू से लिखा जाता है, ठीक है। हाँ जी, हो गया सभी का, ये पदार्थ याद हो गए। तो अपने पास घूम फिर के 2 ही पदार्थ ऐसे निकल के आए जो क्या है, नेज अर्धचालक है। कौन कौन से, सिलिकॉन और जर्मेनियम। इससे पहले कार्बन को देखते हैं तो वो अपवाद हो जाता है, इसके आगे देखते हैं तो वो क्या हो जाता है, चालक हो जाता है। 2 ही पदार्थ आए। अब इन नेज अर्धचालकों की थोड़ी सी डिटेल से बात करेंगे। नेज अर्धचालक, नेज अर्धचालक, वर्जित ऊर्जांतराल तो आपने देख ही लिया, और मैं किस पे बात करूंगा नेज अर्धचालक की, 0 केल्विन पर। तो बताएगा 0 केल्विन का मतलब क्या होता है, हमें लगा टीजी से लिखा जाता है, टीजी से नहीं, डब्ल्यू से लिखेंगे भाई, टंगस्टन को डब्ल्यू से लिखेंगे ना। आज सारी इमेज में इंसर्ट ही करूंगा, ये डायग्राम एक भी बनाऊंगा नहीं, क्योंकि आज के इसमें इमेज इमेज है खूब सारी। आज का टॉपिक है, इसमें खूब सारी इमेज इंसर्ट करनी है, वरना टॉपिक थोड़ा सा भी नहीं होगा। एक मिनट, एक मिनट, लोड हो जाने दीजिए। देखो नेज अर्धचालक होता है, ये 14वें ग्रुप का है। कौन से का है, 14वें ग्रुप। 14वें ग्रुप में क्या होता है, कार्बन, और कार्बन के अप्रूप होते हैं क्रिस्टली अप्रूप 3। कौन कौन से, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन। तो जितने भी नेज अर्धचालक है सबकी संरचना हीरे के समान होती है। किसके समान होती है, हीरे के समान क्रिस्टलीय होती है। नेज अर्धचालकों की संरचना हीरे के समान क्रिस्टलीय होती है। जब भी नेज अर्धचालक की बात करें, एक मिनट, पहले ये वाला इमेज, अरे पहले मैं ये 2 क्लियर कर देता हूं, उसके बाद में आगे अगली इमेज लूंगा मैं।
ध्यान दीजिएगा, पहली इमेज नजर आ रही है, इसमें मैं थोड़ा सा अपडेशन करूंगा, दोनों इमेज को हम साथ देखेंगे। इमेज क्लियर है भाई? जो लाइव वाले बच्चे शायद उनको नजर नहीं आ रही होगी, मैं बड़ा करके दिखा दूंगा आपको। हाँ, 0 केल्विन का मतलब होता है माइनस का 273 डिग्री सेल्सियस। 0 केल्विन का मतलब होता है माइनस का 273 डिग्री सेल्सियस, और इसी को कहते हैं परम ताप। क्या कहते हैं? परम ताप कहा जाता है। तो जो नेज अर्चालक है, 273.15 होती है, एग्जैक्ट 273.15 होती है। हाँ जी, देखिए भाई, जो लाइव वाले बच्चे हैं, आपको डायग्राम दिख नहीं रहा, मैं डायग्राम को बड़ा कर रहा हूं समझाने के लिए, देख लेना। ये जो नेज अर्चालक है, एक सिलिकॉन परमाणु है, एक सिलिकॉन परमाणु है, इसके कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? बना देता हूं मैं, एक डायग्राम में बना देता हूं ताकि क्लियर हो जाए। देखना भाई, एक परमाणु देखना, ये एक दिखा रहा हूं बड़ा करके। ये एक सिलिकॉन परमाणु है, इसके बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4। ये क्या करेगा? इसके 4 है, 1 2 3 और 4, और इसके कोई भी परमाणु है स्थिर अवस्था में आने के लिए इसके बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 होने चाहिए। तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो ये एक यहां से, एक यहां से, एक यहां से, एक यहां से, तो निकटवर्ती 4 परमाणु है, उनसे एक एक इलेक्ट्रॉन का क्या करता है? साझा। ध्यान रखना, बंध 2 प्रकार से बनते हैं। कितने प्रकार से बनते हैं? 2 प्रकार से बंध का निर्माण कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे ले लें, एक एग्जांपल के तौर पर समझा रहा हूं मैं। 2 किसान हैं, ए और बी। क्या है? किसान है, दोनों के पास एक एक बेल है, इसके पास भी एक बेल है और इसके पास भी क्या है? एक बेल है। और खेत जोतने के लिए, खेत जोतने के लिए, जोतने के लिए कितने बेल चाहिए? 2। हल चलाने के लिए 2 बेल चाहिए, और दोनों किसान के पास कितने कितने बेल है? एक एक बेल है। अब इनको खेत जोतने का जो ऑप्शन है, 2 ऑप्शन इनके पास। पहला ऑप्शन है, ये इसको कहे कि तेरे वाला बेल मुझे बेच दे। क्या कहें? तेरे वाला बेल मुझे बेच दे, मैं तेरे को पैसे दे देता हूं, परमानेंट दे दे। क्या? परमानेंट दे दे, मैं तेरे को पैसे दे देता हूं। तो ये इसको पैसे दे देता है, बेल ले लेता है। इस प्रकार का जो संबंध है, इसको बोलते हैं आयनिक बंध। क्या बोलते हैं? आयनिक बंध, जिसमें परमानेंट ले लिया, पैसे देकर उधार ले लिया परमानेंट। ठीक है, ये तो होता है आयनिक बंध। दूसरा ये करते हैं समझौता। क्या करते हैं? समझौता। समझौता कैसे करते हैं कि एक तेरे पास है, एक मेरे पास है, जब खेत मेरे को जोतना हो ना, तो तेरे वाला दे दिया कर, और जब तेरे को जोतना हो तो मेरे वाला ले जाया कर। दोनों के बाद 2-2 वे आने में। और इस प्रकार के बंध को बोलते हैं सह संयोजी बंध। कौन सा बंध बोलते हैं? इंग्लिश में कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड कहते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। और इस वाले को बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं? आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। जो परमानेंट देने से बनता है वो कौन सा होता है? आयनिक। जो साझा करने से, कत्तू भी काम ले ले और मत भी काम ले ले, वो कौन से होते हैं? सहसंयोजी कोवेलेंट बॉन्ड। तो जो नेज अर्चालक है, जो नेज अर्चालक है, एक मिनट, क्या हो गया इसमें?
जो नेज अर्धचालक है इसमें एक सिलिकॉन परमाणु सबको अपने आसपास के 4 परमाणुओं को एक एक इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, साझा करता है। 4 तो खुद के पास थे और पड़ोसी 4 से एक एक ले लेता है। कितने हो गए? 8 हो गए। कितने चाहिए? ये साझा किया है कि मेरे को जरूरत है तो मैं काम में ले लूं, तेरे को जरूरत हो मेरे वाला तुम काम में ले लो, इस प्रकार। तो ये जो बंध बनेंगे, ये बंध कौन से बंध होंगे? कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कि सह संयोजी संयोजी बंध। अब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन, डायग्राम में दिख रहा होगा, आगे वाले में डायग्राम दिख रहा है ना, आगे वाला, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कहां है? संयोजी बैंड में। कौन सा बंध बना रखा है? अब मुझे बताओ, अगर बंध बना हुआ है तो फ्री है या फिर वे संयोजी बैंड में? बंध कब बनता है? हैं? अरे बंध कब बनाता आदमी? जब उसको स्थिर अवस्था में रहना हो, संयोजी बैंड में रहना हो, तब बंध बनाता है, वरना सलमान खान को जरूरत ही नहीं पड़ी। पता ही है ना आपको। तो यहां पर ये कौन सी अवस्था में रहेगा? स्थिर अवस्था में रहेगा, संयोजी बैंड में रहेंगे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? अब चालन बैंड यहां पर पूरा क्या रहेगा? खाली। और ये स्थिति किसमें थी? ये थी अर्धचालक में, नहीं कुचालक में। कुचालक में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन किसमें थे? संयोजी बैंड में। चालन बैंड पूरा खाली था, अतः धारा का प्रवाह है नहीं। तो ये कुचालक बन गया। कब? 0 केल्विन पे। क्यों बना कुचालक? क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कहां है? संयोजी बैंड में है। चालन बैंड पूरा का पूरा खाली है। समझ में आ गई बात है? तो नेज अर्धचालक 0 केल्विन पर किसके समान व्यवहार करता है? कुचालक के समान व्यवहार करता है, क्योंकि चालन बैंड पूरा का पूरा खाली। अब इसके बारे में कौन कौन से पॉइंट आपको याद रखने हैं, मैं लिख देता हूं। सबसे पहला पॉइंट तो आपको ध्यान में रखना है, नेज अर्धचालक में, ये पिछले वाले पेज में लिख देता तो और बेस्ट होता, यहां लिख देता हूं, जिसमें तापमान की कोई बात नहीं हो। नेज अर्धचालक की संरचना, अर्धचालक की संरचना, नेज अर्धचालक की संरचना हीरे के समान, हीरे के समान क्रिस्टलीय होती है। नेज अर्धचालक की संरचना किसके समान होती है? हीरे के समान क्रिस्टलीय होती है। सर सिलिकॉन और जर्मेनियम का सेम केस होता है क्या सर? अरे सिलिकॉन हो चाहे जर्मेनियम हो, दोनों के बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन? 4 4। दोनों एक एक के साथ, 4 के साथ एक एक का क्या करेंगे? साझा करेंगे और सहसहजी बंध बनाएंगे। ये चीजें दोनों के लिए सेम होती है, चाहे सिलिकॉन है चाहे जर्मेनियम। अब देखो, नेज अर्धचालक की संरचना हीरे के समान क्या होती है? क्रिस्टलीय। पहला पॉइंट तो एग्जाम में यही आता है, हीरे के समान क्रिस्टलीय। दूसरा पॉइंट ध्यान में रखना है, इसमें एक सिलिकॉन या जर्मेनियम परमाणु, एक सिलिकॉन या जर्मेनियम परमाणु निकटवर्ती 4 सिलिकॉन या जर्मेनियम परमाणु के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके
सहसंयोजी बंध का निर्माण करते हैं। एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ साझा करके, एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके कौन से बंध का निर्माण करते हैं? सहसंयोजी बंध। सहसंयोजी बंध को इंग्लिश में कहते हैं कोवेलेंट। ये इंग्लिश वाले शब्द जरूर याद रख लेना, एग्जाम में ये सीधे लिखे हुए आ जाते हैं कि नेज अर्धचालकों में कौन से बंध होते हैं। सहसंयोजी लिखा हुआ ही नहीं मिलता, क्या मिलता है? कोवेलेंट बॉन्ड। नेज अर्धचालकों में कौन सा बंध होगा? कोवेलेंट बॉन्ड। गुड आफ्टरनून सर। सर कोर्स कब तक समाप्त हो जाएगा? अरे वाह भाई विकास। विकास अगर आपको ये कोर्स पूरा देखना है तो एक रिकॉर्डेड का सेक्शन है अपने कोर्स में, है ना, वह पूरा रिकॉर्ड किया हुआ है और उसमें स्पीड भी 2.5 गुना होती है, फटाफट क्लास भी पूरी होती है। ठीक है, रिकॉर्डेड का सेक्शन है, उसमें आप देख सकते हो, पूरा कोर्स मिल जाएगा ना। मैं चाहता हूं कि जो हम पढ़े बहुत अच्छे से पढ़े, उसका क्वेश्चन गलत ना। सिलेबस एग्जाम से पहले पहले पूरा हो जाएगा और मैंने टारगेट लेके चल रखा है कि जो डीएफसीसीएल वाले बच्चे हैं वो 15 नवंबर से पहले पहले फ्री हो जाए। 1.5 महीने का उनका बाकी है, क्योंकि उनके टॉपिक बचे भी कौन से हैं। ये बचा है कम्युनिकेशन, लगभग 15-10 दिन का कम्युनिकेशन है। 10 दिन में कम्युनिकेशन, 10 या 15 दिन में कम्युनिकेशन पूरा हो जाएगा। फिर मशीन में नहीं है, उनकी सिर्फ जनरेशन है, 12 क्लासेस जनरेशन की है और उधर डिजिटल वाला पोर्शन है। डिजिटल वाला पोर्शन लगभग तो मैंने शाम वाली क्लास में एक बार तो पूरा करवा दूंगा मैं, लेकिन उसके बाद फटाफट हो जाएगा क्योंकि तो सारी चीजें आप लोगों की पढ़ी हुई होगी। जो बच्चा शाम को ट्यूशन क्लास ले रहा है, मैं केवल और केवल ट्यूशन नहीं करवा रहा, डिजिटल पूरा करवा रहा हूं, कुछ छोड़ के नहीं चल रहा। मतलब जैसे ही हमारा ये वाला पोर्शन पूरा होता है, वहां इसमें हम डिजिटल शुरू करते हैं। आपको जोर ही नहीं आएगा, डिजिटल पूरा पढ़ा हुआ होगा, रिविजन के हिसाब से चलेगा आपके। हाँ जी, ध्यान दीजिए। नेज अर्धचालक की संरचना हीरे के समान क्रिस्टलीय होती है। इसमें एक सिलिकॉन और जर्मेनियम परमाणु निकटवर्ती 4 सिलिकॉन और जर्मेनियम परमाणु के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके सहसंयोजी बंध का निर्माण करते हैं। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं किस पे? 0 केल्विन पर। किस पे बात करते हैं? जो 0 केल्विन पर मैंने डायग्राम दिखाया, क्या कोई इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में है? तो 0 केल्विन पर आपके पास सबसे पहली बात तो ये आती है संयोजी बैंड भरा हुआ। संयोजी बैंड भरा हुआ। चालक बैंड, चालक बैंड कैसा? खाली। पूर्णतः मान लीजिए पूर्णतः खाली है। जब चालन बैंड पूर्णतः खाली है तो क्या कोई धारा का प्रवाह करेगा? नहीं करेगा, कोई धारा का प्रवाह करने वाला ही नहीं है। और धारा का प्रवाह नहीं करने वाला तो आप क्या कह सकते हो? 0 केल्विन पर, 0 केल्विन पर नेज अर्धचालक कुचालक के समान समान व्यवहार करते हैं। 0 केल्विन पर नेज अर्धचालक किसके समान व्यवहार करते हैं? 0 केल्विन पर नेज अर्धचालक है वह कुचालक के समान क्या करते हैं? व्यवहार। और कुचालक के समान व्यवहार करने का मतलब समझते हो? धारा का प्रवाह है। आप चाहो तो यहां लिख सकते हो धारा प्रवाह नहीं होगा। धारा प्रवाह नहीं होगा। पॉइंट क्लियर है? अब देखिए आगे देखिए, हमने 0 केल्विन पर देखा नेज अर्धचालक को। यह सिलिकॉन भी हो सकते हैं, जर्मेनियम में। डायग्राम में मैंने क्या लिया? सिलिकॉन लिया, जर्मेनियम भी हो सकता है, दोनों की एक ही बात है। अब बात करते हैं कमरे के ताप पर लेके आता है, क्योंकि 0 केल्विन तो बहुत ही कम तापमान है। वहां से आते हैं कमरे के ताप पर। कमरे के ताप पर क्या हो गया?
बात करते हैं कमरे के ताप पर। कमरे के ताप पर लगभग कितने पर? 300 केल्विन पर बात करते हैं। 300 केल्विन पर डायग्राम नजर आ रहा होगा, सब लोग गौर से देखें। एक मिनट, लाइव वालों को भी नजर आना चाहिए। ये देखो 300 केल्विन पे क्या होता है, जैसे जैसे तापमान बढ़ता है ना, वैसे वैसे जैसे यहां पर जो इलेक्ट्रॉन था, वो इलेक्ट्रॉन इस बंध को छोड़ करके आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही इसको ऊर्जा मिलेगी, वह बंधन को छोड़कर क्या चला जाएगा? बाहर चला जाएगा। बाहर आ गया, और जहां छोड़कर आया है उस जगह पर जगह खाली रह जाती है, और खाली जगह को ही क्या कहते हैं? होल्स कहते हैं। खाली जगह को किस नाम जानेंगे? होल्स के जान जाएंगे। तो होल्स का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन की कमी। जहां भी इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उसे क्या कहेंगे? होल्स कहेंगे। होल्स को धनावेशित माना जाता है। क्या माना जाता है? धनावेशित माना जाता है। इसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से ज्यादा होता है, ऐसा मानते हैं। आज तक इसने तोल तो किया नहीं। इसका द्रव्यमान क्या होगा? इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से क्या होगा? अधिक होगा। ये है होल्स। अब देखो, मैं इस डायग्राम को एक सिस्टमेटिक वे में जो एनर्जी बैंड वाला है उसके साथ में समझाने का प्रयास करूंगा। देखो, गौर से देखना। 0 केल्विन से ऊपर, ये कमरे के ताप की बात की जा रही है। इसको कमरे के ताप ना करके 0 केल्विन से ऊपर लिख देता हूं मैं। T ग्रेटर देन 0 केल्विन। T ग्रेटर देन 0 केल्विन। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहां जो इलेक्ट्रॉन था, वो इलेक्ट्रॉन कहां चला गया? ऊपर। लाइव वाले बच्चों को नजर आ रहा है सब कुछ? आना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन कहां चला गया? यहां चला गया। इसकी जगह क्या हो गई? खाली। और खाली जगह को ही किस नाम से जानते हैं? हॉल्स। हॉल के नाम से जाना जाता है। लेकिन प्रकृति का नियम है कि अगर कोई सीट खाली होती है तो दूसरा अतिक्रमण करता है वहां पे। करता है नहीं करता? तो दूसरा अतिक्रमण करता है, लेकिन वो अतिक्रमण करने से पहले ये भूल जाता है कि मेरी वाली खाली हो जाएगी। है या नहीं है? अरे, ये इलेक्ट्रॉन यहां गया तो इसके वो जो होल था, वो इलेक्ट्रॉन तो यहां चला गया, होल यहां आ गया। फिर यहां पर खाली दिखते ही कोई तीसरा प्रयास करता है उस खाली स्थान पर जाने का, और प्रयास करते ही उसको ये पता नहीं होता कि मैं जाऊंगा तो मेरे वाला स्थान खाली हो जाएगा। इस प्रकार से संयोजी बेन के अंदर गति तो ये इलेक्ट्रॉन करते हैं, लेकिन किसकी गति होती है? होल्स की गति होना शुरू हो जाती है। समझ में आई बात? तो चालन बेन में तो क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स। और संयोजी बेन में क्या होंगे? होल्स। क्लियर? और ये चीज ध्यान में रखना, चालन बैंड के इलेक्ट्रॉन और संयोजी बैंड के होल्स की संख्या आपस में क्या होती है? बराबर होती है। संख्या क्या होती है? बराबर। जितना संयोजी बैंड में इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही चालन बैंड में क्या होते हैं? होल्स। सॉरी, उल्टा बोल दिया। जितना चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही संयोजी बैंड में क्या होते हैं? होल्स। क्लियर है? चलो मैं लिख देता हूं इसको। तापमान का मान बढ़ने पर, मान बढ़ने पर संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन, संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करके
चालन बेन में चले जाते हैं। तापमान का मान बढ़ने पर संयोजी बेन के इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करके कहां चले जाते हैं? चालन बेन में चले जाते हैं। संयोजी बेन में, संयोजी बैंड में इनके स्थान पर होल्स का निर्माण होता है। संयोजी बैंड में इनके स्थान पर किसका निर्माण हो जाता है? होल्स का। और आपको पता होना चाहिए होल्स का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन की रिक्ति या इलेक्ट्रॉन की कमी, रिक्ति कह दो या कमी कह दो। होल्स का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की कमी या इलेक्ट्रॉन की रिक्ति। क्लियर? हाँ जी, हो गया। अब ये बात करते हैं किसी भी ताप पर, क्या किसी भी ताप पर ताप कोई भी है, हमेशा एक चीज काम करेगी और वो है चालक बैंड में इलेक्ट्रॉन की संख्या। चालक बैंड में, चालन बैंड, चालन बैंड में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होगी संयोजी बैंड के होल्स की संख्या। तापमान कोई भी हो, हमेशा चालन बैंड में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या किसके बराबर होगी? संयोजी बैंड के होल्स की संख्या के बराबर होगी। कोई भी तापमान हो, हमेशा यह नियम लागू होगा। प्रत्येक तापमान पर चालन बैंड के मुक्त इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड के होल्स की संख्या के क्या होंगे? बराबर होंगे। ये किसके लिए है? नेज अर्धचालक के लिए। ध्यान रखना, अपदैर्घ्य अर्धचालक में ये लागू नहीं होता। और यहां एक फॉर्मूला लागू होता है प्रत्येक अर्धचालक के लिए। अब जो फॉर्मूला लिखूंगा वो होगा प्रत्येक अर्धचालक के लिए। ये हो गया। ये तो किसके लिए है? नेज अर्धचालक के लिए। एन ई बराबर क्या होगा? एन एच। एन ई का मान एन एच के मान के बराबर होता है। एन ई बराबर हो जाएगा एन एच। कैसे? अरे भाई देखो भाई, यहां से ये इलेक्ट्रॉन यहां गया तो यहां तो हो गया, इलेक्ट्रॉन यहां हो गया। एक गया तो एक होल करके गया, दूसरा जाएगा तो दूसरा करके चला जाएगा, तीसरा जाएगा तो तीसरा हो जाएगा, चौथा जाएगा तो, अरे जितने जाएंगे उतने ही तो होल्स बनेंगे। क्या अतिरिक्त बन सकते हैं? नहीं बन सकते। जितने छोड़ के जाएंगे उतनी जगह खाली होगी। इसलिए जितने संचालन बैंड में पहुंचे उतने ही संयोजी बैंड में आपके पास क्या रह गए? हॉल्स रह गए। क्लियर? और भाई अगर ये बराबर है तो ऐसा भी कह सकते हैं धारा का प्रवाह है। नेज अर्धचालकों में, अर्धचालकों में धारा प्रवाह है। चालन बैंड के इलेक्ट्रॉन चालन बैंड के इलेक्ट्रॉन एवं संयोजी बैंड के होल्स द्वारा होता है। यानी आई बराबर
आई ई प्लस आई एच। आई बराबर क्या होगा, आई ई प्लस आई एच होगा नेज अर्धचालकों में। और एक जो नियम है जो सभी प्रकार के अर्धचालक में काम करता है, सभी अर्धचालक में, चाहे नेज हो चाहे ऑब्जर्वी, वो भी ध्यान में रख लेना। सभी अर्धचालक में हमेशा एक नियम है जिसका नाम है मास एक्शन लॉ। मास एक्शन लॉ वो होता है एन आई स्क्वायर बराबर एन ई एन एच। एन आई स्क्वायर क्या हो जाएगा, एन ई एन एच। एन आई का मतलब है नेज अर्धचालक में कह सकते हैं वाहक, आवेश वाहक। एन ई का मतलब है इलेक्ट्रॉन और एन एच का मतलब क्या है, हॉल्स। ये मास एक्शन लॉ भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। कॉर्नर पे दो लाइन का क्या मतलब है, अरे दो लाइन कॉर्नर पे जब भी बनाता हूं ये मान लीजिए ये इंपॉर्टेंट है। ये कॉर्नर पे दो लाइन बनाता हूं ना, ये इंपॉर्टेंट चीजों के लिए होती है। जहां भी दो लाइन बन जाए मतलब वो चीजें एग्जाम में आई हुई है या आने की संभावना है। चलो पानी पी के बैठो, फिर शुरू करते हैं कम्युनिकेशन। कल भी कम्युनिकेशन की क्लास नहीं